हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रॉन प्लस रदरफोर्ड का जो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारे क्लास 9th के बच्चों के लिए एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा था प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने कर दी थी। हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी देखी थी कि कैथोड एनोड कैसे वर्किंग चलती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो भैया, दल्टन ने बोला था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने ये कहा कि नहीं बच्चा लोग, नहीं दल्टन, एटम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो सर न्यूट्रॉन की जरूरत ही क्यों पड़े। देखो, जब कार्बन का मास निकाला जा रहा था तो पता चला उसका मास होता है 12 यू बोलते हैं, यू यानी यूनिट्स। अब पता चला इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, अपन ने देखा ना -28 में चलता है, वहीं सारा मास प्रोटॉन के ऊपर चलता है। तो प्रोटॉन का मास मिला जुला के 6 आ रहा था। तो अब लोगों को कैसे लगा कि सर 12 बोल रहे हो आप, जब मेजर किया वेइंग मशीन पे तो 12 आ रहा था, बट जब प्रोटॉन को देखा तो 6 है, तो बाकी 6 क्या है? तो पता चला वो बाकी 6 और कुछ नहीं, हमारे न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने करी। इसके लिए कोई थॉरो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस पता लगाया गया कि कैसे एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन का भी चीजें होती है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जेम्स चैडविक ने इसे डिस्कवर किया। हाँ बच्चा लोग, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर होती है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल, किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 प्रोटॉन्स है 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल। अच्छा, इसका एटॉमिक मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24। चार्ज बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रल होता है। हमारे लिए तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज नथिंग, बस आप टोटल मास देख लीजिए उस पर्टिकुलर एटम का। तो टोटल मास, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या पर। किसके बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या पर। याद रखिए इतनी चीज, क्योंकि ये 2 ही हैं जिनका मास प्रॉपर है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो नेग्लिजिबल है, बहुत ना के बराबर है। चीज क्लियर है? अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज देख चुके हैं बच्चा लोग। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, जितने P+ होंगे उतने ही E- होंगे। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। और दूसरी चीज, एक एटम के मास में 2 चीज आती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतनी चीज क्लियर है बच्चा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम एनी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक यानी एटम के अंदर। दल्टन ने बोला तो डिवाइड नहीं हो सकता, बट डिवाइड हुआ। 3 कौन कौन से? बच्चा लोग बोलेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। वापस बोलेंगे मेरे साथ बच्चा लोग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसका कुछ चार्ज नहीं होता। ये चीज सिंपल से क्लियर हो गई होगी। अब मेरा मेन उद्देश्य और मेरा मेन मोटिव है आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझाना, क्योंकि बच्चा लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैंने आपको बोला था कि हम दोनों चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रदरफोर्ड का मॉडल। कैसे रदरफोर्ड का मॉडल रन हुआ, कैसे रदरफोर्ड के मॉडल के बाद और चीजें एक्सपांड हुई। हाँ बच्चा लोग, ये मॉडल एप्रोप्रिएट नहीं था, इसमें भी एक ड्रॉबैक, बट हाँ, रदरफोर्ड गिव एन important assumptions and important theory which helped the Neil Bohr to further discover the items. नील बॉर ने रदरफोर्ड की मदद से आगे उसने जो गलती करी उसको चेंज कर चीजों को सही किया। देखते हैं रदरफोर्ड ने किया क्या। देखो, सबको पता चल गया था कि प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। मेन चीज थी कि उनकी डिस्कवरी तो हो चुकी है, बट उनकी प्लेसिंग, प्रोटॉन्स कहां होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, न्यूट्रॉन्स कहां होंगे, अब ये देखना काफी जरूरी हो चुका था।
और ये देखने के लिए ही कि वेयर विल बी द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विल लाई इनटू द आइटम, इनटू द एटम। तो कैसे ये हुआ? पहले जे थॉमसन आए, उन्होंने अपने पुडिंग वाला बताया, बट ठीक है वो वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं डाली। हम तो रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने किया क्या? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली, पतली सी गोल्ड फॉइल ली, और उस गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स पास किए। सर ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पर चलो, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है इनके ऊपर, और ये बेसिकली हीलियम गैस के होती है, हीलियम एटम के होते हैं। हीलियम 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 ही न्यूट्रॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है इनका मास कितना हो गया? 4, दैट इज 2 + 2 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। अब ये पास किया इन्होंने, एक गोल्ड फॉइल ली पतली सी, वहां से अल्फा पार्टिकल्स की रेस पास करी। अब ये रेस पास करने के बाद इन्हें एक चीज देखने को मिली कि जब ये पास हुए तो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए छोटे एंगल्स बनाकर, कुछ आप देखोगे तो ये वाला बड़े एंगल से हो गया, कुछ सीधे निकल गए, कुछ रीबाउंड हो गए, रीबाउंड यानी बाउंस बैक हो गए। तो ये रदरफोर्ड को देखा कि सीधे भी निकल रहे हैं, स्मॉल एंगल्स भी बना रहे हैं, छोटे एंगल्स भी हैं, बड़े एंगल्स भी हैं, रीबाउंड भी हो रहा है, रीबाउंड यानी वापस से पीछे आ जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने सबको मिला जुला के कंक्लूड किया। ऑब्जर्वेशंस तो ये सारे थे, कंक्लूड क्या किया? मेन तो कंक्लूजन है ना सर। और बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारी एटम्स की डिस्कवरी के लिए अब आने वाले हैं। क्या कंक्लूड किया हमारे रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल में लोकेटेड होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है बच्चा लोग? पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर रदरफोर्ड ने बोला पॉजिटिवली चार्ज, तो हम तो सिर्फ एक ही पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट चार्ज को जानते हैं, डेट आर प्रोटॉन्स। तो यानी 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 न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे बच्चा लोग? प्रोटॉन्स रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, प्रोटॉन्स के साथ मास निकालने के लिए न्यूट्रॉन्स होते, तो बच्चा लोग न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। रिवॉल्व का मतलब होता है घूम रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ होंगे। एंड एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कोई पॉजिटिव एक्सेस नहीं है, कोई नेगेटिव एक्सेस नहीं है, यानी प्रोटॉन ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, दोनों की बराबर सेम है। और हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ये रदरफोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। क्या बोला रदरफोर्ड ने? कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, और पूरे एटम का जितना भी मास होगा, पूरे एटम्स का जितना भी मास होगा, वो सिर्फ न्यूक्लियस पर निर्भर करेगा बच्चा लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है। ये बोला सबसे पहले। दूसरी क्या बोला? कि इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे। और थर्ड, एटम हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड ही इक्वल रहेंगे। अब इसका डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक एटम बनाऊं और एटम के अंदर में देखो ये न्यूक्लियस और ये मैंने एक एटम बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, सॉरी, है ना। ये न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये मेरी क्या है? न्यूक्लियस। और जैसे ही रदरफोर्ड ने बोला था जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोला ना भैया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 बराबर। तो अगर 2 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी थे, और बोला गया था रिवॉल्व करेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। इस तरीके से उसने बोला कि एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ये जैसे यहां पर मैंने एक और ले लिया, यहां मैंने एक और ले लिया, यहां मैंने एक और ले लिया, E- लिख रहे क्योंकि चार्ज है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1 बराबर रहेंगे। ये रदरफोर्ड का कंक्लूडिंग मॉडल था। और बच्चों लोग, ये थ्योरी कुछ हद तक सही हो भी गई थी कि हाँ एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हो भी गई थी ये थ्योरी, बट इस थ्योरी में बच्चा लोग एक गलती थी। गलती ये थी, रदरफोर्ड ने बोला ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे,
एक बात बताओ, हमने पढ़ रखा है कि कोई भी चीज घूमती है यानी वो मोशन क्रिएट कर रही है, वो मोशन क्रिएट होता है तो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, स्पीड बढ़ती है एक्सेलरेशन होता है। तो ये रिवॉल्व जब करेंगे 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 घूमते घूमते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे, घूमते घूमते अंदर की तरफ आ जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो ये न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, और जैसे ही न्यूक्लियस से टकराएंगे तो ये तो पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बच्चा लोग रदरफोर्ड का, कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते एक पॉइंट आएगा जब न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे, और जब वो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे तो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होकर एटम को ही गिरा देंगे। और इसी ड्रॉबैक को सही किया था बोहर ने। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि बोहर ने क्या अमेंडमेंट किया, क्या इसके अंदर जो गलती थी उसको सही किया, और बोहर का मॉडल ही वर्ल्ड ही एक्सेप्टेड मॉडल होता है कि कैसे हम बोहर में जो क्लासिफिकेशन दिखाया तो बहुत सही दिखा। एंड बिलीव मी, आपको नेक्स्ट वीडियो में इतना मजा आने वाला है। और चलो, कभी नहीं भूलोगे कि वैलेंसी, कभी नहीं भूलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतनी इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में मेरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको क्लियर हो गया होगा ड्रॉबैक, न्यूट्रॉन क्लियर हो गया होगा, रदरफोर्ड का मॉडल क्लियर हो गया, पर चलो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है और ड्रॉबैक के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, है ना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।